गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम शुरू करेंगे हमारे 18 चैप्टर के आगे का चैप्टर जो है चैप्टर 19, और जिसका टॉपिक है किसान की कहानी बीज की जवानी। यानी कि आज आप देख सकते हैं जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि पहले जो हमारी खेती बाड़ी होती थी वो किस तरह होती थी, और आज जो हमारी खेती बाड़ी है वो किस तरह हो रही है। तो हम शुरू करते हैं अपना। मैं एक छोटा बीज हूँ, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बीज हैं। कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीज का ही नाम दिया गया है कि बीज अपने बारे में सारी चीज़ें बता रहा है। बहुत साल पहले 1940 में मुझे लकड़ी के खूबसूरत संदूक में रखा गया था। यानी ये जो संदूक है इसके अंदर जो बीज हैं वो 1940 में रखे गए थे। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये कहानी मेरे किसान दामजी भाई और उनके ख़ानदान की भी है। यानी ये बीज रखने वाले कौन हैं? दामजी भाई, जो एक किसान है। अगर मैंने अपनी कहानी में अभी ना सुनाई तो फिर बहुत ताख़ीर हो जाएगी। यानी कि ये बीज बताता है कि अगर मैंने अपने बारे में आपको नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं गुजरात के वांगाम मकाम पर पैदा हुआ। इस साल बाजरे की बड़ी अच्छी फसल हुई थी। गांव में जश्न का माहौल था। हमारा इलाका अनाज और सब्जियों के लिए बहुत मशहूर था। दामजी भाई हर साल अच्छी फसल के लिए कुछ बीज अलग रख लेते थे। यानी कि आपकी फसल कब अच्छी होती है? जब आप फसल के लिए बीज अच्छा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमारे बाजरे का खानदान एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक चलता रहा। यानी ये जो बीज आप देख रहे हैं ये बाजरे के बीज हैं। अच्छे बीजों को खुशक लोके के अंदर रखा जाता था, जिसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती थी। लेकिन इस साल दामजी भाई ने हमारे लिए खुद लकड़ी का एक मजबूत संदूक बनाया। हमें कीड़ों से बचाने के लिए इसमें नीम की पत्तियां रखी। यानी कि ये जो बीज हैं पहले इन्हें स्टोर किया जाता था कि एक लौकी लेकर उसके अंदर का सामान निकाल कर उसमें बीज रख के मिट्टी का लेप लगा देते थे ताकि उसमें किसी तरह की नमी ना आए। लेकिन इस साल दामजी भाई ने क्या करा है, उन्होंने एक बक्सा बनाया जिसके अंदर बीजों को स्टोर किया और साथ में नीम की कुछ पत्तियाँ रख दी, जो आप देख सकते हैं, ताकि इनमें कीड़ा ना लगे। उन्होंने संदूक के मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ बीज रखे। तब से ही यही हमारा खूबसूरत घर हो गया। इन दिनों दामची और उनके सब गमजात चाचा ताया वगैरह के बेटे एक साथ ही रहते थे। यानी जो दामजी भाई हैं जिनकी यहाँ बात की जा रही है वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ख़ानदान का काफ़ी बड़ा था। यानी कि जो इनका ख़ानदान है वो काफ़ी बड़ा है। गांव में हर शख्स एक दूसरे की मदद करता था। खेती बाड़ी में भी लोग एक दूसरे की मदद करते। जब फसल तैयार हो जाती और काटी जाती तो जश्न मनाते। यानी कि आपको पता है विलेजेस में क्या होता है, लोग बहुत पुराने होते हैं, यानी कि उनकी नस्ल टू नस्ल वो वहीं रहते हैं, तो उनका भाईचारा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लगते ही नहीं है कि उनकी फैमिलीज अलग है, बल्कि वो एक पूरा खानदान रखते हैं। अफसोस वो भी क्या देते, बड़ी बड़ी दावतें होती और लोगों को खूब खाने को मिलता। सर्दी के मौसम में औंधियों एक किस्म का स्टू के मज़े लेते। ताज़ा सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और मुंह ढक्कन से बंद कर देते। मटके को आग के अंदर रख दिया जाता है। खेतों पर इस खास किस्म के कुकर में सब्जियां आहिस्ता आहिस्ता पकती रहती हैं। यानी कि जब वहाँ पर फेस्टिवल या एक दूसरे को दावत पे बुलाया जाता है तो एक ख़ास किस्म की डिश बनाई जाती है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उस डिश को तैयार किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, एक मटका ले रखा है, उसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल ली है और उनमें मसाले को ऐड कर खूब अच्छे से उसको मिक्स कर दिया गया है और उसे मटके में डालकर उस मटके को जो आग होती है कोयलों वाली उसके अंदर रखा गया है। ओह, मैं तो बताना ही भूल गया कि मटके को उल्टा रखकर सब्ज़ी पकाई जाती है। यानी कि मटके के अंदर सब्जियां नहीं डाली हैं, सब्जी के ऊपर मटका रखा गया है। इस वजह से इस सब्जी को गुजराती ज़बान में औंधियो या औंधा कहा जाता है। औंधियों को बाजरे की ताज़ा रोटी से खाया जाता है जो मिट्टी के चूल्हे पर पकाई जाती है। यानी इस सब्ज़ी की खासियत क्या होती है कि इसको जिस रोटी से खाया जाता है वो बाजरे की होती है। वाह, इसकी सोंधी सोंधी खुशबू होती है। इसके साथ घर का बना मक्खन, दही और छाछ भी तो होता है। यानी कि जब हम इसको खाते हैं तो प्रॉपर एक हमारी प्लेट तैयार हो जाती है। मान लो हमने यहाँ पर ये औंधियो सब्ज़ी रखी है तो यहाँ पर हमारी फ्रेश रोटी होगी जो बाजरे से बनी हुई है, साथ में कुछ मक्खन, दही या छाछ, जो भी आपके अकॉर्डिंग हो। मौसम के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें जैसे अनाज और सब्जियां वगैरह उगाई जाती थी। किसान अनाजों और सब्जियों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखकर बाकी को शहर के दुकानदारों के साथ बेच देते थे। कुछ किसान कपास भी बोते थे। अहले खाना घर में ही खर्चे पर सूत काटते थे जिससे कपड़ा बुना जाता था। यानी कि आपको बताइए किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो फसल उगाते हैं, जितनी उनकी यूज़ की होती है उसको स्टोर कर लेते हैं पूरे साल के अकॉर्डिंग, और बाकी वो बाहर उन लोगों को बेच देते हैं जिनको जिससे आगे ये ट्रांसफ़र होके वहाँ जा सके जहाँ लोगों को इसकी ज़रूरत है। और इसी तरह इनकी जो दिनचर्या है, जो उनका
सर्वाइव करने का तरीका है वो चलता है, ठीक है। वक्त की तब्दीली, अब आपको पता है हर चीज़ में चेंजेस आते हैं, चीज़ धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती है, तभी वक्त की तब्दीली, आपको पता है हर चीज़ में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं उतना हमें उसका नुकसान भी होता है। तो क्या चेंजेस है? वक्त की तब्दीली, यानी वक्त जब चेंज हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ गांव में तब्दीलियां आती हैं। कुछ जगहों पर पानी नहरों के ज़रिए पहुंचाया गया है। ये नहरें पानी को बहुत दूर से लाती हैं, वहाँ से जहाँ किसी बड़े दरिया या दरिया पर बांध बना हुआ हो। फिर बिजली भी आ गई, बटन दबाया और रोशनी हो गई। लोगों ने महसूस किया कि एक या दो की फसलें जैसे गेहूं या कपास की बाज़ार में ज़्यादा कीमत मिलती है। अब अक्सर किसानों ने यही फसलें उगाना शुरू कर दिया। इस तरह जल्द ही हमें यानी पुराने दोस्त बाजरा और ज्वार को लोगों ने भुला दिया। यानी वक्त की तब्दीली क्या आई? पहले नहरों से काम होता था, फिर लोगों ने उसकी जगह जनरेटर वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिए। पहले बाजरे और ज्वार की फसल होती थी, लेकिन अब लोगों को पता चला कि नहीं भाई, कॉटन भी उगाया जाता है, गेहूँ भी उगाया जाता है और उसके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं फसलों से, तो लोगों ने उनको ज़्यादा उगाना शुरू कर दिया। हमें ही नहीं, सब्जियों को भी भुला दिया। दाम भाई के खेतों से भी हमारी छुट्टी हो गई। किसान बीजों को भी अब बाजार से खरीदने लगे। वो कहते हैं कि ये नई किस्म के बीज हैं, अब किसानों को पुराने बीजों को जमा करने की ज़रूरत ही नहीं रही। यानी कि जब चेंजेस आए तो बीजों में चेंजेस हो गए। भाई अब कॉटन उग रही है तो कॉटन के बीज तो बाजार से लेने पड़े, या गेहूँ उगाया जा रहा है तो उसके बीज बाजार से लेने पड़ेंगे। अब तो खास मौके पर ही मिलकर खास खाना पकाया जाता है। सब लोग पुराने खाने के जायके को याद करते हैं, मगर बीज ही बदल गए तो जायका क्यों ना बदले। फिर बाजार से खरीदी गई सब्जियां से घर की ताज़ा सब्जियों का मज़ा थोड़ी ही आ सकता है। यानी कि अब जो दावतें हुआ करती थी वो भी कम हो गई, और इतनी कम हो गई कि जब भी वो लोग दावत करते बाई चांस, तो उनकी दावत में वो मज़ा ही नहीं रहा जो मज़ा पहले बाजरे की और सब्जियों की दावत में आया करता था। नामजी भाई भी अब बूढ़े होने लगे हैं, तो घर बार की देखभाल अब इनके बेटे हसमुख के जिम्मे है। हसमुख ने पुराने घर को नए ढंग से दोबारा बनवाया। वो खेती के लिए नई मशीनें लाया। पंप के जरिए पानी दूर तक पहुंचाने के लिए इसने बिजली की मोटर का इस्तेमाल शुरू किया। शहर को आसानी से जाने के लिए इसने मोटरसाइकिल खरीदी और खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लिया। जो काम बैलों से एक ही दिन में होता था वो काम ट्रैक्टर से एक ही दिन में हो जाता है। यानी कि अब चेंजेस क्या है, मैंने बताया टेक्नोलॉजी आ गई तो चीज़ें चेंज हो गई। हसमुख कहता है हम सूझबूझ से खेती करते हैं, हम सिर्फ वो चीज़ें उगाते हैं जो बाज़ार में अच्छी कीमत पर फ़रोख्त हो जाती है। मुनाफे के पैसों से हम अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं और ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। यानी हर चीज़ में टेक्नोलॉजी क्यों आ रही है? क्योंकि ज़िंदगी आसान हो रही है। मान लो जो खेत पहले 1 महीने में बैलों से जोता जाता था वो ट्रैक्टर से 15 दिन में जोत दिया जाता है। जो पहले फसल 1000 रुपये दे के जाती थी, अब उसी फसल पे 1500 2000 रुपये बच रहे हैं। मगर लकड़ी के संदूक में पड़े मुझे और दूसरे बीजों को ऐसी तरक्की पे शक होता है। क्या ये हकीकी तरक्की है? अब हम जैसे बीजों की और बैलों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। ट्रैक्टर के आने के बाद अब इन लोगों को की भी कोई ज़रूरत नहीं रह गई जो पहले खेतों पर काम करते थे। अब वो पैसे किस तरह कमा सकेंगे? अब इनकी गुजर बसर किस तरह होगी? यानी कि पहले क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी कम थी तो लोग ज़्यादा लगते थे खेती बाड़ी में, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी आ गई तो लोग कम लगते हैं और वो लोग बेरोज़गार हो गए जो पहले खेती बाड़ी में लगकर काम किया करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात, आपको पता है जिस तरह चीज़ों के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। अब टेक्नोलॉजी आने से चीज़ें आसान तो हो गई, लेकिन उनको ख़रीदने के लिए तो पैसा चाहिए ना। फिर अगले 20 साल में और तब्दीली आ गई। गायें और भैंसों के बगैर गोबर कहाँ से मिलता? गोबर को खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब हसमुख ने महंगी खाद खरीदी। बीजों की नई किस्में ऐसी थी जिन पर नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों का जल्दी असर हो जाता था। यानी पहले जो फसल उगती थी वो खाद से उगती थी, लेकिन अब खाद भी आर्टिफिशियल आ रही है, केमिकल वाली आ रही है, और उसको ख़रीदने के लिए भी पैसा चाहिए, और उससे जो फसल होती है उसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव करना पड़ता। उफ, इन दवाओं में तो बड़ी बदबू है और ये दवाएं बहुत महंगी भी तो है। नई फसलों के लिए नहर का पानी काफ़ी नहीं था। किसानों को ज़मीन की गहराई से पानी निकालने के लिए पंपों का इस्तेमाल करना पड़ा। इन अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए बैंकों से कर्ज लेने पड़े। जो मुनाफे हासिल हुआ वो कर्ज की वापसी में चला गया। यानी कि जो टेक्नोलॉजी आई उससे क्या ही हुआ कि जितना हमको फ़ायदा हुआ उतना ही कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि जो अखराजात हो रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और उस पैसे को हम कहाँ से ले रहे हैं? बैंकों से, और उस बैंक को
के कर्ज को हम कैसे चुका रहे हैं, उसी फ़ायदे से जो हमें चीज़ों पर हो रहा है। जब हर शख्स कपास उगाने लगा तो कपास की कीमतें भी कम हो गई, मिट्टी भी पहले जैसी ना रही। बार बार एक ही तरह की फसल उगाने से और ज़्यादा कीमियाई खाद इस्तेमाल करने से मिट्टी पर इतने खराब असरात पड़े कि कोई भी फसल अच्छी ना रही। अब सिर्फ खेती बाड़ी से रोटी रोज़ी कमाना मुश्किल हो गया, यानी कि जब हमने ज़्यादा केमिकल यूज़ करना शुरू किया तो मिट्टी की क्वालिटी ख़त्म होने लगी, और मिट्टी की क्वालिटी ख़त्म होने से हमारी फसल भी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। वक्त के साथ साथ हंसमुख के मिजाज में भी तब्दीली आई। अब इसको अक्सर झुंझलाहट रहती है और वो बार बार गुस्सा आता है। इसका पढ़ा लिखा बेटा पारिस खेती नहीं करना चाहता था, इसने बैंकों के कर्ज की अदायगी के लिए ट्रैक्टर चलाने का काम शुरू किया। पारिस के कई दिन तक घर नहीं लौटता, कभी कभी वो पूरे पूरे हफ्ते घर वापस ना आता। 2 दिन पहले वो घर आया तो इसने चारों तरफ इस चीज़ को ढूंढना शुरू किया। इसने अपनी माँ से पूछा, दादाजी का बीजों वाला लकड़ी का संदूक कहाँ है? वो ट्रक के औजार और बीज वगैरह रखने के लिए बहुत कारआमद रहेगा। यानी कि उसे उस बक्से की याद तो आई जिसमें दादाजी के बीज रखे हुए थे, लेकिन उस बक्से को वो अपने यूज़ के लिए ही ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जो एक किसान होता है उसकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है, हालांकि वो कितना हार्ड वर्क करता है। मंगल 18 दिसंबर 2017 आंध्र प्रदेश। यहाँ के किसान खेती में नुकसान की वजह से बैंक का कर्ज अदा न कर सके और इसलिए इनको जेल भेज दिया गया। इनमें से एक किसान नालपाल रेड्डी ने बैंक से 24,000 रुपये लिए थे। बैंक का कर्ज अदा करने के लिए इसने एक दूसरे प्राइवेट साहूकार से कर्ज लिया, जिसकी सूद की शरह बहुत ज़्यादा थी। 34,000 रुपये अदा करने के बावजूद भी वो कर्ज की पूरी रकम अदा ना कर सका। रेड्डी कहता है ये बैंक किसानों को छोटे कर्ज अदा ना कर सकने के बाईस जेल भिजवा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े ताजिरों से कोई कुछ नहीं कहता। ये करोड़ों रुपए का कर्ज वापस नहीं करते, मगर इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। नाला पा रेड्डी की कहानी हिंदुस्तान के हज़ारों किसानों की है जिनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हालात इतने ख़राब हैं कि बहुत से किसानों को खुदकुशी के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आता। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक 1997 और 2005 के दरमियान 1,50,000 किसान इस तरह अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। यानी कि जो किसान इतनी स्ट्रगल कर रहा है, इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा है, आपको पता है उनका रूटीन कितना ज़्यादा मुश्किल वाला होता है कि वो सुबह 4 बजे उठकर अपने खेतों पे जाते हैं, जुताई बुआई नराई सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जब उनको फसल होती है और किसी कारणवश उन्हें जब नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को चुकाने के लिए वो बैंकों से उधार लेते हैं, और फिर उस उधार को चुकाने के लिए, उस लोन को चुकाने के लिए वो प्राइवेट साहूकार जो होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं उनसे उधार लेते हैं। लेकिन वो उस पर जो सूद है, जो इंटरेस्ट है, वो इतना ज़्यादा रखते हैं कि वो उस उधार को चुका ही नहीं पाते। और जब बैंक का भी उधार नहीं चुकता और वो वैसे भी कर्जे में आ जाते हैं तो फिर या तो बैंक उन्हें जेल में डाल देती है या फिर उनकी जो चीज़ें होती हैं वो हथियाना शुरू कर देती है, जैसे उनके बैल ले गए, ट्रैक्टर ले गए, और मजबूरन उन्हें क्या करना पड़ता है। बहुत से किसान जो खुदकुशी कर लेते हैं, और आपको पता है जब कोई खुदकुशी करता है तो वो अकेला इस दुनिया से नहीं जाता, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है जो बेसहारा रह जाती है। यहाँ पर एक रिपोर्ट भी दी गई है 1997 से 2005 के बीच की, जिनमें 1.5 लाख किसानों ने सुसाइड किया। और ये जो मैंने आपको डाटा बताया ये ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई, क्योंकि कुछ तो रिकॉर्ड में होती हैं चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं होती। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक ख़ास पैराग्राफ दिया गया है, क्या है, भास्कर भाई का खेत 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 ठीक है, गुजरात का है। ये जो सीन है ये गुजरात की एक गांव है वहाँ का है। जब हम इनके खेत पर पहुँचे तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। वहाँ हर जगह सूखी पत्तियाँ, जंगली पौधे और घास थी। कुछ बड़े पेड़ों की शाखें ऐसी लग रही थी जैसे इन्हें कीड़ों ने खा लिया हो। कुछ जगहों पर हमने रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे देखे। ऐसा क्यों? भास्कर भाई ने बताया कि ये क्रोटन के पौधे हैं, इनसे ये मालूम हो जाता है कि मिट्टी खुश्क हो गई है। हमें इस बात पर ताज्जुब हुआ। हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर होता है, तो इन्होंने वजाहत की कि क्रोटन की जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहराई नहीं जाती, और जब मिट्टी की ऊपरी परत खुश्क हो जाती है तो क्रोटन के पत्ते झुक जाते हैं और मर जाते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि खेत की किस हिस्से को पानी की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने एक पूरा सीन बताया है एक किसान का जिनका नाम भास्कर है, कि उन्होंने कुछ पौधे उगा रखे हैं जो मुरझाए हुए हैं, और उसका रीज़न है कि उनको प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा।
हमने देखा कि मिट्टी नरम और भरभरी थी। हमने नारियल के पेड़ देखे, ये पेड़ नारियलों से लदे हुए थे। हमने सोचा कि भास्कर भाई किसी खास खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो कारखानों में बनी किसी खाद का इस्तेमाल नहीं करते। इसके खेत की मिट्टी इनके सूखे पत्तों की वजह से जरखेज है, जो धीरे धीरे गलते सड़ते रहते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इन्होंने थोड़ी सी मिट्टी खोदी और हमें दिखाया। हमने इस मिट्टी में हज़ारों केंचुए भी देखे। केंचुए इस मिट्टी के बेहतरीन दोस्त हैं। भास्कर भाई ने बताया ये केंचुए मिट्टी को नरम बनाते रहते हैं, क्योंकि ये अंदर से ज़मीन को खोदते रहते हैं। इस तरह हवा और पानी आसानी से मिट्टी में पहुंच जाता है। ये केंचुए सूखे पत्तों और पौधों को भी खाते हैं और इनके फजले से मिट्टी जरखेज होती है। यानी कि क्या बताया इन्होंने कि इनकी जो मिट्टी है वो बहुत जरखेज़ी, और वो जरखेज़ी कैसे हुई है कि जो पत्ते गिर रहे हैं वो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, उनके अंदर जितनी भी मिनरल्स हैं वो सारे मिट्टी में जा रहे हैं। और मिट्टी को खोदने का काम मिट्टी के अंदर जो केंचुए हैं, जिन्हें मिट्टी का दोस्त कहा जाता है, वो उस मिट्टी को नरम बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। प्रवीण ने हमें शहर में रहने वाले अपने चचा के बारे में बताया, जिन्होंने अपने बाग में गड्ढे खोदकर केंचुओं को रखा है। इसके चचा बावर्ची खाने का सारा कचरा, सब्जी और फल के छिलके वगैरह इस गड्ढे में डाल देते हैं। केंचुए कचरे को कुदरती खाद में बदल देते हैं। इस तरह इनके चचा को बगैर रुपया खर्च किए अच्छी खाद मिल जाती है। हमने खेत के कुछ ताज़ा फल भी खाए, मज़ा भी आया और हमें खेती का नया तरीका भी मालूम हुआ। यानी यहाँ पे एक और किस्से को बताया गया जिसमें शहर का सीन दिखाया गया है कि जो शहर में लोग गार्डनिंग करते हैं वो खाद कहाँ से लाते हैं। कुछ लोग तो केमिकल खाद का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग नेचुरल खाद बनाने में बिलीव करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने घर के, अगर उनका घर ठीक ठाक है तो एक गड्ढा खोद लेते हैं और उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, उसको उसमें डालते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, चाय पत्ती हो गए, और फिर उसमें केंचुओं को छोड़ देते हैं। वो केंचुए धीरे धीरे उस सारे कचरे को डिकम्पोज करते हैं और फिर उससे एक बेहतरीन खाद तैयार होती है, जो देसी खाद कहलाती है। और फिर से उससे हम जो भी पौधे वगैरह उगाते हैं वो बहुत अच्छे उग जाते हैं। यहाँ पर बेटे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, जिसमें पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि एक रोटी जो हम अपने घर में बैठकर खाते हैं वो कितना लंबा सफ़र तय करके आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले उसकी खेती बाड़ी की जाती है, फिर उसको काट लिया जाता है, फिर उससे जो अनाज मिलता है वो लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सीन दिखाया है रोटी का, ठीक है। फिर उसको पीसा जाता है, उसको आटे में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको गूँधा जाता है, फिर उसको रोटी की शेप दी जाती है, फिर उसे तवे पे पकाया जाता है और लास्ट में जब वो पककर तैयार हो जाती है तो वो हमारी प्लेट में आती है। यहाँ पर जो 9 स्टेप दिखाए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को होने में पूरा साल लगता है। कई बार 6-6 महीने की अगर फसल होती है तो 6 महीने लगते ही लगते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा कि किस तरह एक किसान चीज़ों को फेस करता है और एक फसल कैसे तैयार होती है।